जोहान शियोंग और जिन रैंग दोनों ही लोकिज्म यूनिवर्स के काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन ऑनलाइन लोग डिबेट करते रहते हैं आखिर दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। और आज की इस वाली वीडियो में हम दोनों के कुछ सबसे बेहतरीन फीट्स को डीपली एनालाइज करके देखेंगे कि ये दोनों लोकिज्म यूनिवर्स में क्या क्या पावर्स पोजेस करते हैं, और लास्ट में ये भी देखेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं तो किसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जोहान शियोंग की, जोहान शियोंग को सेकंड जनरेशन का कॉपी जीनियस कहा जाता है। अगर हम जोहान शियोंग के कुछ डेमोन्स्ट्रेटिंग फीट्स की बात करें तो पहला फीट निकल कर आता है थर्ड एथलीट आर्क से। थर्ड एथलीट आर्क में जब यूआईएसबी डैनियल अराइव होता है तब यहाँ पर बहुत सारे टॉप ईयर्स के फाइटर्स होते हैं जैसे कि सैमुअल, जेक एंड जेरी, लेकिन ये सब मिलकर भी यूआई डैनियल पर एक प्रॉपर हिट लैंड नहीं कर पाते। हालांकि जेक ने यूआई डैनियल को टैकल किया था लेकिन हम उसे एक प्रॉपर हिट नहीं कह सकते। भले ही जेरी और जेक ने अपनी प्रीवियस फाइट में काफी ज्यादा स्टेमिना यूज कर लिया था, लेकिन भाई सैमुअल वो तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश खड़ा था, फिर भी ये सभी मिलकर यूआई डैनियल पर एक भी हिट लैंड नहीं कर पाए थे। और इन सबको पेलने के बाद यूआई डैनियल के सामने खड़ा होता है जोहान। स्टार्टिंग में भले ही यूआई डैनियल जोहान को बिल्कुल ओवर पावर कर देता है, लेकिन जैसे ही जोहान यूआई डैनियल के अटैक्स को कॉपी करने लग जाता है तब हम देखते हैं जोहान खुद को बचा पा रहा है। इवन जोहान बहुत सारे डायरेक्ट हिट्स भी लैंड करता है यूआई डैनियल पर। भले ही ये हिट्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं, लेकिन भाई वो हिट तो लैंड कर पा रहा है जहाँ पर सैमुअल, जेरी एंड जेक एक भी हिट लैंड नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर एक और बात नोटिस करने वाली ये है, जब भी यूआईएसबी डैनियल अपेयर होता है उसका किलर इंटेंट बहुत ज्यादा होता है जो कि दूसरों के ओरा को बिल्कुल ओवरवेल्म कर देता है। जैसे कि जब यूआईएसबी डैनियल यहाँ पर अपेयर ही हुआ था तुरंत जेक और सैमुअल ने इस पर अटैक कर दिया था क्योंकि इसका किलर इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा था। और इतना ही नहीं, यूआई डैनियल के अटैक्स तुम्हारी विल को तोड़ देते हैं। जैसे कि जब लिटिल डैनियल अपने रिवेंज की विल से यूआई डैनियल से फाइट करता है तब उसके एक तो अटैक ही लिटिल डैनियल के विल को तोड़कर उसके अंदर सिर्फ डर भर देते हैं। और इतने इंटेंस एनवायरनमेंट में जहाँ पर तुम्हारी जान भी जा सकती है, ऐसे मॉन्स्टर को फेस करना, उसके सामने डिफेंड करना, इवन उस पर एक दो हिट लैंड कर देना, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा फीट होता है। और यहाँ पर एक और बात नोटिस करने वाली ये भी थी, यूआईएसबी डैनियल के अटैक जोहान की विल को नहीं तोड़ पाए थे। जहाँ पर जेक और सैमुअल अपने सर्वाइवल के लिए एसबी डैनियल से लड़ रहे थे, वहीं पर जोहान सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए एसबी डैनियल से लड़ रहा था। उसकी एक गलती उसकी जान भी ले सकती थी, फिर भी यूआई डैनियल के अटैक जोहान की रिवेंज विल को नहीं तोड़ पाए। और इसीलिए मैंने कहा ये फीट जोहान के वन ऑफ द बेस्ट फीट्स में से एक है। अगर हम बात करें जोहान के नेक्स्ट फीट की तो वो निकल कर आता है हंट ऑफ गन पार्क आर्क से। हंट ऑफ गन पार्क आर्क में ही हमें जोहान का ट्रू पोटेंशियल देखने के लिए मिला था। यहाँ पर जोहान ने अपनी कॉपी एबिलिटी को एक अलग ही लेवल पर पुश कर दिया था। यहाँ पर मैं उसके यूनिक पाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जोहान अपने कॉपी के अटैक्स को मॉडिफाई करके गन पर अटैक कर रहा है जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। एक टाइम पर तो ऐसा लगता है जैसे जोहान ने गन को लगभग हरा ही दिया है, लेकिन गन फिर से कम बैक करता है और जोहान पर काफी तगड़े हिट्स लैंड करता है, जिसकी वजह से जोहान को यूआई डैनियल के मोड को ऑन करना पड़ता है। और यहाँ पर भी एक बात नोटिस करने वाली है, गन काफी ज्यादा डैमेज है, उसका एक हाथ टूट गया है और एली के अटैक्स की वजह से वो कब से ब्लीड भी कर रहा है, लेकिन फिर भी यूआई डैनियल को कॉपी करने के बावजूद जोहान गन को बिल्कुल ओवर पावर नहीं कर पाता। इस फाइट में गन भी जोहान पर काफी हैवी हिट्स लैंड करता है। इवन जोहान यूआई डैनियल को कॉपी कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे जोहान गन पर काफी तगड़े हिट्स लैंड कर उसे जमीन में गाड़ ही देता है, लेकिन यहाँ पर गन अनकॉन्शियस नहीं होता और जोहान को लगता है उसने गन को हरा दिया। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है एड्रेलिन रश गन की। यहाँ पर अपने रश मोड के साथ गन जोहान को बिल्कुल ओवरवेल्म कर देता है। जोहान मुश्किल से एक अटैक भी गन पर लैंड नहीं कर पाता और बदले में गन जोहान पर इतने हैवी अटैक्स लैंड करता है कि डायरेक्ट जोहान की टी शर्ट भी इन अटैक्स के पावर से फट जाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि जोहान की इंड्योरेंस बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि सही भी है। जोहान की इंड्योरेंस नॉर्मल फाइटर्स से कम है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे जोहान की ड्यूरेबिलिटी की। और मैं आपको बता दूं, इंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी दोनों ही बिल्कुल अलग चीजें हैं। लोकिज्म यूनिवर्स में लोग ड्यूरेबिलिटी और इंड्योरेंस को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, अगर हम एक फाइटर को ले लें जैसे कि गन, तो गन की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि जेरी और वेरन के मल्टीपल हिट्स भी गन को एक स्क्रैच भी नहीं दे पाए थे। तो ये हो गई गन के बॉडी की ड्यूरेबिलिटी। और अगर हम बात करें गन के इंड्योरेंस की, काउंटलेस हिट्स अपने ऊपर लेने के बावजूद, एक हाथ टूटा होने के बावजूद और इतनी सारी ब्लीडिंग होने के बावजूद गन एक के बाद एक फाइटर से फाइट कर रहा था
और वो ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसकी इंड्योरेंस बहुत ज्यादा थी। उसकी बॉडी इतने सारे डैमेज और इतने सारे मसल फटीग को सस्टेन कर पा रही थी। और तो और इतना डैमेज लेने के बावजूद गन के पंचेस इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थे जो कि आपने देखा ही। तो ये सब गन कर पा रहा था अपने इंड्योरेंस की वजह से। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वैसे तो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने आपको बड़े आसानी से एक एग्जाम्पल से समझाया है। और पता नहीं पीटीजे ने ड्यूरेबिलिटी की मास्टरी को लोकिज्म यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराया, क्योंकि एक फाइटर के लिए ड्यूरेबिलिटी और इंड्योरेंस दोनों ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम बात करें जोहान की ड्यूरेबिलिटी की, तो ये एक नॉर्मल फाइटर जितनी ही है। जहाँ पर पूरे हंट ऑफ गन पार्क आर्क में गन ने मुश्किल से 3-4 हिट्स में ही बहुत सारे फाइटर्स को नॉकआउट कर दिया था, लेकिन जोहान को गन के रश मोड अटैक्स भी रोक नहीं पाए थे, मतलब उसे नॉकआउट नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर एक और बात नोटिस करने वाली ये है, भले ही जोहान ने गन के अटैक्स को अब्सॉर्ब कर लिया था, लेकिन ऐसा वो कर पाया था अपनी विल की मदद से। जोहान की रिवेंज विल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि साक्षात उसे यूआई डैनियल भी नहीं तोड़ पाया था। और बहुत से लोग कहेंगे रिवेंज विल कुछ नहीं होती, जोहान एक्चुअल में इतना ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ, नो डाउट जोहान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन वो इस पॉइंट पर सेकंड जनरेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, लेकिन गन के अगेंस्ट उसने अपने रिवेंज विल को एज अ फ्यूल यूज किया था। और लोकिज्म यूनिवर्स में विल मैटर करती है बहुत ही ज्यादा। अब तुम खुद ही सोचो, गैब्रियल किम ने अपने कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग विल के चलते ओवरकम जैसी पावर को हासिल किया था, और सोंग जियूक ने भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने की विल से खुद को इतना पुश किया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोकिज्म यूनिवर्स में विल मैटर नहीं करती? और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, कन्विक्शन और विल दोनों ही बिल्कुल अलग है, और ये दोनों क्यों अलग है वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। खैर, बैक टू द टॉपिक। गन के इतने सारे अटैक्स को अब्सॉर्ब करने के बाद जोहान फाइट करता है अपनी इन्फिनाइट टेक्निक, मतलब कि अपने यूनिक पाथ के साथ, और इस पाथ का यूज करते हुए जोहान गन को पूरी तरीके से ओवरवेल्म कर देता है। गन इवन एक हिट भी लैंड नहीं कर पाता जोहान पर। और यहाँ पर एक बात याद रखना, गन इस टाइम पर अपने एड्रेनलिन रश फॉर्म में था, लेकिन फिर भी वो जोहान पर एक भी प्रॉपर हिट लैंड नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर जोहान का पूरा स्टेमिना ड्रेन हो जाता है और वो गन को नॉकआउट नहीं कर पाता। पर हम ये बात नहीं भूल सकते, यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज लेने की वजह से गन की मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा कम हो गई थी। और इन दो कमाल की फीट्स को देखने के बाद हम बिल्कुल कह सकते हैं जोहान के पास पूरा पोटेंशियल है सेकंड जनरेशन का लेजेंड बनने का। तो बहुत बात हो गई जोहान की, अब बात करते हैं जिनरैंग की। जिनरैंग द वुल्फ, जिसे ओरिजिनल मानवा में जिनलैंग कहा जाता है, लेकिन हम इसे जिनरैंग ही कहेंगे क्योंकि लोग जिनरैंग नाम से ही ज्यादा यूज टू हो गए हैं। जिनरैंग को हमें हाल ही के चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस कराया गया है और ये कैरेक्टर बिल्कुल नया है, लेकिन आते ही जिनरैंग ने अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना ली है। तो हमें जिनरैंग के जितने भी फीट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं वो होने वाले हैं बुसान आर्क से, और उसमें भी जिनरैंग को ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 चैप्टर में ही दिखाया गया है। लेकिन हमारे पास इनफ डाटा मौजूद है जिससे हम पता लगा सकते हैं जिनरैंग आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। और जिनरैंग का पावर लेवल एक्चुअल में बहुत ज्यादा हाई है। जितना वीक बहुत सी ऑडियंस जिनरैंग को समझती है, जिनरैंग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। जब जिनरैंग स्टार्टिंग में बुसान आर्क में अपेयर होता है तो वो आते ही विंजिन वास्को और जैक ली को वन शॉट में जमीन पर सुला देता है। भले ही ये तीनों उस वक्त ऑफ गार्ड थे, लेकिन फिर भी अलाइड के 3 टॉप टियर बंदों को जिनरैंग ने रिएक्ट करने का भी मौका नहीं दिया। इससे आप जिनरैंग की स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद जिनरैंग का सीधा काउंटर होता है टेसुमा और गोंगशप जी से। और याद रखना, ये कोई नॉर्मल किंग्स नहीं है। फाइट के दौरान गोंगशप जी और टेसुमा जिनरैंग पर काफी सारे सरप्राइज अटैक्स करते हैं, लेकिन जिनरैंग का रिएक्शन टाइम और स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इन दोनों के बेस फॉर्म में जिनरैंग इनके सभी अटैक्स को ब्लॉक करता है। इवन कुछ जगहों पर जिनरैंग इनके इतने स्पीड से आते हुए अटैक्स को डॉज भी करता है। और जब गोंगशप जी अपने वन स्टेप टेक्निक का यूज करता है तब जाकर वो जिनरैंग तक रीच कर पाता है और उसे हिट कर पाता है। और यहाँ पर गोंगशप जी जिनरैंग पर काफी स्ट्रॉन्ग हिट्स लैंड करता है, और इसी बीच टेसुमा अपना अल्टीमेट फिस्ट डायरेक्ट जिनरैंग पर लैंड कर देता है। लेकिन टेसुमा यहाँ पर क्लियर कर देता है वो अल्टीमेट फिस्ट को अपने फुल पोटेंशियल पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी अल्टीमेट फिस्ट एक बहुत ही डेडली टेक्निक है जो कि 90% पीटीजे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को वन शॉट कर सकती है, और जिनरैंग इतने सारे ब्रूट फोर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। इससे आप जिनरैंग की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। जिनरैंग की ड्यूरेबिलिटी भी एक नेक्स्ट लेवल पर है। और फिर जिनरैंग अपने एक ओवरकम पंच से गोंगशप जी को नॉकआउट कर देता है। भले ही वो आयरन फोर्ट्रेस को पूरी तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी गोंगशप जी ने यहाँ पर बहुत सारा डैमेज ले लिया था। और फिर जिनरैंग यहीं पर नहीं रुकता, उसका सीधा क्लैश हो जाता है एसबी डैनियल से। और इन दोनों की फाइट के दौरान जिनरैंग पूरी तरीके से डैनियल को डोमिनेट करता है। भले ही डैनियल जिनरैंग पर 1-2 हिट लैंड
लैंड कर देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे जिनरैंग को कुछ भी फर्क पड़ा होगा, क्योंकि जिनरैंग लिटरली डैनियल के ओवरकम कॉपी पंच को अपने एक ही एल्बो से रोक लेता है, वो भी एफर्टलेसली। और इतना ही नहीं, डैनियल के अल्टीमेट फिस्ट कॉपी पंच को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कॉपी अटैक्स ओरिजिनल अटैक से काफी ज्यादा वीक होते हैं, लेकिन याद रखना ये कोई आम कॉपी यूजर नहीं है, ये डैनियल है जो कि अपने परफेक्ट बॉडी के साथ अटैक्स को बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट करता है। और अल्टीमेट फिस्ट कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, ये टेसुमा की टेक्निक है जो सबसे ज्यादा अपने ब्रूट फोर्स पर रिलाई करता है। डैनियल ने अपने कॉपी अटैक से नंबर 3 को वन शॉट कर दिया था, और ये तो एक किंग की टेक्निक है। अगर आपको इस अटैक की पावर को समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट एफ्लीट आर्क में जब वास्को का काउंटर होता है एली से, तब स्टार्टिंग में एली वास्को को पूरी तरीके से ओवर पावर कर देता है, लेकिन फिर वास्को ब्रेक टैग की फर्स्ट फॉरबिडन टेक्निक से एली पर चार्ज करता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी, एली को पहले से ही पता होता है कि उसकी तरफ कोई बहुत ही डेडली अटैक आने वाला है, और वो खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वास्को के इस अटैक का ब्रूट फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ये अटैक एली के डिफेंस को पेनिट्रेट कर देता है और एली की चीखें निकल जाती है। नो डाउट यहाँ पर एली का लेवल वास्को से काफी ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाया। तो क्या वास्को यहाँ पर एली को हरा देता? इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पर समझो, डैनियल ने एक ऐसे किंग की टेक्निक को कॉपी किया है जो सिर्फ अपने ब्रूट फोर्स पर रिलाई करता है, और फिर भी जिनरैंग ने इस अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया। तो इससे आप समझ सकते हैं जिनरैंग की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा है। और फिर ये एक दूसरे पर एक दो हिट लैंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर डैनियल क्लियरली डिसएडवांटेज पर चल रहा होता है, और डैनियल के साथ जिनरैंग का क्लैश खत्म होने के बाद जिनरैंग के सामने खड़ा होता है जैगियोना। जैगियोना आते ही धोखे से टेसुमा को नॉकआउट कर देता है। जैगियोना और जिनरैंग के क्लैश में यहाँ पर हमें साफ दिख रहा था जिनरैंग अब थकने लगा है, लेकिन फिर भी जिनरैंग यहाँ पर गैब्रियोन किम के स्टांस में फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, और जैगियोना जिनरैंग को बिल्कुल चांस नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो भी जानता था अगर जिनरैंग ओवरकम का एक प्रॉपर हिट उस पर लैंड कर देता है तो ये उसके लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए वो जिनरैंग पर काफी ज्यादा डेडली किक्स थ्रो करता है, लेकिन जिनरैंग जैसे तैसे इनसे बच रहा होता है, पर इनकी फाइट को डिस्टर्ब कर दिया जाता है लाइड के जरिए। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है, अगर जिनरैंग को एक चांस मिल जाता तो वो शायद जैगियोना को भी काफी अच्छा खासा डैमेज दे देता, जबकि जिनरैंग इतनी सारी फाइट्स लड़ चुका था, फिर भी जैगियोना जिनरैंग को एक भी चांस नहीं देना चाहता था। इससे आप जिनरैंग की इंड्योरेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर जिनरैंग को थोड़ा स्टेमिना रिकवर करने का मौका मिल जाता है, लेकिन इसके तुरंत बाद इसके सामने खड़ा होता है गीटे किम द अल्टीमेट डीमन। गीटे किम आते ही पूरी अलाइड को सुला देता है, और यहाँ पर याद रखना गीटे ने इनके अटैक्स को डॉज नहीं किया था, उसने इनके अटैक्स को सीधा खुद पर लिया था। मतलब गीटे की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और पूरे पीटीजी यूनिवर्स में मैं कहना चाहूंगा गीटे ही एक ऐसा इंसान है जिसकी इंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी को आप गन से कंपेयर कर सकते हैं। जिंदा कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दोनों ही अटैक्स को सीधा अपने बॉडी पर लेते हैं, लेकिन गीटे का सीन थोड़ा अलग है। गीटे उन अटैक्स को बिल्कुल भी अपनी बॉडी पर नहीं लेता जो काफी ज्यादा डेडली और डेंजरस होते हैं, जैसे कि जीचेंग का हैंड ब्लेड जो काफी डेडली अटैक है, लेकिन सीनू की इनविजिबल किक्स को गीटे ने बिल्कुल इजीली एब्जॉर्ब कर लिया था। या फिर हो सकता है वो सीनू की इनविजिबल किक्स को देख ही नहीं पाया। खैर बैक टू द टॉपिक, जिनरैंग काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन उसने थोड़ा बहुत अपना स्टेमिना रिकवर कर लिया था, और उस स्टेमिना के साथ वो अपने एल्बो फाइटिंग स्टाइल से अटैक कर देता है गीटे पर। लेकिन ये सब गीटे पर काम नहीं आता, और जिनरैंग को इवेंचुअली ओवरकम पंच का यूज करना पड़ता है, लेकिन भाई गीटे को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और गीटे इतने स्ट्रॉन्ग अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जिनरैंग का ही पंच जिनरैंग पर कॉपी करके मार देता है। लेकिन जिनरैंग यहाँ पर नॉकआउट नहीं होता। हाँ, बहुत से लोग कहेंगे कि जिनरैंग यहाँ पर नॉकआउट हो गया था, लेकिन वो नॉकआउट नहीं होता। ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे जोहान ने गन को ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस कर दिया था, लेकिन उसके बाद गन अपने एड्रेलिन रश फॉर्म में चला गया था। उसी तरीके से गीटे ने जिनरैंग को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था, लेकिन जिनरैंग शैंगबेक को मरता देख अवेक हो जाता है, और अपने रेज मोड से गीटे पर एक बहुत ही खतरनाक ओवरकम पंच लैंड करता है। गीटे इसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इस पंच का फोर्स इतना ज्यादा होता है गीटे सीधा पीछे उड़ता हुआ जाता है। लेकिन जिनरैंग अपनी स्पीड का यूज करते हुए गीटे पर काफी ज्यादा ओवरकम पंचेस की बारिश कर देता है। और याद रखना यहाँ पर गीटे इन पंचेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो ना ही इन्हें ब्लॉक कर पाया और ना ही इन्हें डॉज कर पाया। और इन पंचेस का ब्रूट फोर्स इतना ज्यादा था कि गीटे जैसा मॉन्स्टर भी इससे ब्लीड करने लगता है। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा गीटे हमें कुछ इस तरीके से भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन गीटे तुरंत जिनरैंग को फिर से ओवर पावर कर देता है, वो भी अपने सिर्फ एक ही अटैक से। और
और यहाँ पर हम एक और पॉइंट नोटिस कर सकते हैं, पास्ट में जिनरैंग काफी सारे किंग से भिड़ा था और शायद उन्हें हराया भी था, और एक टाइम पर जिनरैंग सोंगजियुक से भी लड़ने वाला था, लेकिन वो सोंगजियुक और जीचेंग को हरा पाता ये हम अभी बता नहीं सकते। इसके लिए हमें तब के सिनेरियोज को डीपली एनालाइज करना होगा। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं, जिनरैंग ने अलाइड के 3 बंदों को वन शॉट कर दिया, 2 किंग्स से डायरेक्ट फाइट की और उन्हें डोमिनेट किया, उनमें से एक को नॉकआउट कर दिया, फिर परफेक्ट बॉडी डैनियल को डोमिनेट किया, जैगियोना के अटैक्स को काउंटर किया, गीटे किम के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच को एब्जॉर्ब किया और न जाने कितने ही स्ट्रॉन्ग अटैक्स को एब्जॉर्ब किया, गीटे जैसे मॉन्स्टर को मेक्सिको की याद दिला दी। बेसिकली इतने सारे फीट्स के साथ जिनरैंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो दोनों की पावर्स को हमने देख लिया है, तो अब देखते हैं क्या होगा अगर ये दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। जिनरैंग और जोहान दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है, लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों के क्लैश की, तो यहाँ पर जिनरैंग के जीतने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि जिनरैंग की इंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और एक्सपीरियंस जोहान से कहीं ज्यादा है। जोहान के पास भले ही पाथ है, लेकिन फिर भी वो अपने इंड्योरेंस की वजह से गन को नॉकआउट नहीं कर पाया था, और जिनरैंग की भी इंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस है कि जिनरैंग जोहान के पाथ अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन क्या जोहान जिनरैंग के ओवरकम पंच को एब्जॉर्ब कर पाएगा? इसका सीधा सा आंसर है नहीं। गन के साथ फाइट के दौरान भले ही उसने गन के काफी खतरनाक अटैक्स को सस्टेन किया था, लेकिन उस वक्त वो अपने रिवेंज विल को एज अ फ्यूल यूज कर रहा था, और अगर वो जिनरैंग के अगेंस्ट भी अपनी रिवेंज विल को एज अ फ्यूल यूज करता है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि वो सबसे ज्यादा नफरत गन से करता है, तो वो जिनरैंग के खिलाफ अपनी रिवेंज विल को कैसे यूज कर सकता है? लेकिन फिर भी करता है, तब भी वो 1-2 से ज्यादा ओवरकम पंचेस को सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये बात हो गई बुसान आर्क वाली जिनरैंग की और हंट ऑफ गन पार्क आर्क वाले जोहान की। लेकिन करंट फॉर्म में अगर ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं तो कौन जीतेगा? करंट फॉर्म में मैं आपको बता दूं, जिनरैंग ओवरकम पावर का यूज नहीं कर पा रहा है और उसका मोरल भी काफी ज्यादा डाउन हो गया है, और तो और गीटे ने जिनरैंग को आधा ठाकुर बना दिया है। तो क्या जोहान इस जिनरैंग को हरा पाएगा? इसका सीधा सा आंसर है हाँ भी और नहीं भी। यहाँ पर जोहान के जीतने के 40% चांस हो सकते हैं, लेकिन वो जिनरैंग को हरा ही देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिनरैंग ने अपना एक हाथ और सिर्फ अपनी ओवरकम पावर को लूज किया है। उसकी ड्यूरेबिलिटी, इंड्योरेंस और स्पीड अब भी उसके पास ही है, और जिनरैंग की एल्बो स्ट्राइक भी काफी ज्यादा डेडली होती है। यहाँ पर जब जिनरैंग जैक किम से मिलने के लिए आता है, तब वो जैक किम को दिखाने के लिए उस पर एक पंच थ्रो करता है, और जैक इस पंच को देख भी नहीं पाता। भले ही जैक उस वक्त ऑफ गार्ड था, लेकिन फिर भी जैक इस खाली कन्विक्शन पंच को देखकर भी बहुत हैरान होता है। तो हाँ, इस जिनरैंग के साथ जोहान की चांस है, पर वो जिनरैंग को हरा ही देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं इनके फ्यूचर वर्जन्स की। नो डाउट फ्यूचर में जोहान जिनरैंग को सरपास कर देगा, पर यहाँ पर जिनरैंग के लिए अभी भी एक विंडो खुली हुई है। जब जैक किम किंग्स की मीटिंग अरेंज कराता है, तब यहाँ पर जिनरैंग आकर कहता है गीटे को हम हराएंगे। यहाँ पर जिनरैंग ने ये बात बिल्कुल हवा में नहीं कही थी, वो बदले की आग में बिल्कुल झुलस रहा है, और ये बदले की आग गीटे को भी जला सकती है। तो हाँ, जिनरैंग के पास भी फ्यूचर के लिए विंडो ओपन है, लेकिन फ्यूचर में जोहान के पास ज्यादा कार्ड है। लेकिन जिनरैंग का अपोनेंट भी कोई आम नहीं है, वो गीटे किम द अल्टीमेट डीमन है, जिसे हराने के लिए जिनरैंग को भी एक बहुत बड़ा पावर अप देना होगा। हराना नहीं, तब भी अगर जिनरैंग उससे फ्यूचर में बैटल करता है, तब भी उसे पावर अप की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, पीटीजे जिनरैंग को भी एक अच्छा पावर अप दे सकता है, जिससे जिनरैंग बाकियों की मदद कर सकता है गीटे को हराने के लिए। और रही बात जोहान की, तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। हाँ, अगर पीटीजे उसके साथ कुछ गलत करना चाहे तो कर सकता है, पर जोहान और जिनरैंग दोनों ही मेरे पर्सनली फेवरेट कैरेक्टर्स की लिस्ट में से एक है, और मैं चाहूंगा ये दोनों ही ओपी पावर अप के साथ आगे हमें एक्शन में देखने के लिए मिले। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल एनालिसिस, जिसमें मैंने इनके फीट्स को और सिनेरियोस को काफी डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद नहीं भी आया तो अपना ओपिनियन उस कमेंट सेक्शन में छोड़ दो और बताओ मैंने कहाँ पर गलती की है। और चैनल पर सभी नए होने वाले हैं, तो उस सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दो, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं दबाओगे तो कौन ही दबाएगा भाई। तो प्लीज उस सब्सक्राइब के बटन को दबा देना, भले ही चैनल अभी नया है, लेकिन फिर भी दबा देना। और रुको रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, हमारे पास आगे और भी सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता अगर सोंगजियुक और जेम्स ली की फाइट को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, या फिर क्या होता अगर शिंतारो शिनगिन की तरह खुद को ट्रेन करता, या फिर आप जानना चाहते हैं पीटीजे ने किस तरीके से करंट चैप्टर्स में पूरे पावर लेवल सिस्टम का भंग में सब कर दिया है। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, और अगर आपके पास अपने खुद के कुछ टॉपिक्स है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उन सिनेरियोस को डीपली एनालाइज करके जरूर वीडियो बनाऊंगा। और इसी के साथ आज की इस वाली
वाले वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।